इस वीडियो में बच्चों हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे आपने देखा था कि सीरीज में तो दो कंडीशन थी इम्पोर्टेंट कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो। पैरेलल में सिर्फ एक कंडीशन है कि उनके दोनों टर्मिनल्स आपस में जुड़े होने चाहिए, यानी कोई भी एक रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल इसका एक और इसका एक आपस में जुड़ा होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। यानी दोनों हाथ जुड़े होंगे, ये वाला रेजिस्टेंस का ये हाथ, इसका ये हाथ, और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का ये हाथ जोड़ दो, ये हाथ जोड़ दो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। बस यही कंडीशन है, इसके लिए कोई और कंडीशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नहीं होती है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इन सब की बात करूं तो वोल्टेज सेम होता है, और वो इस लॉजिक से सेम है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए और बी टर्मिनल्स के बीच में V वोल्टेज लगा हुआ है सेल, तो VA माइनस VB जो होगा वो होगा V होगा ना, क्योंकि इनके बीच में सेल है। अब क्या है कि यहाँ पे जो सारे टर्मिनल्स हैं, ये वाला ये वाला सारे A होंगे इधर वाले, सारे इधर वाले B होंगे, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई बैटरी या कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड ना हो यहाँ पे, तो ये जो टर्मिनल्स हैं इनका वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर ए ये है और इधर कोई सेल या बैटरी या कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये सारे ए होंगे, ये भी आप ध्यान रख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। और अगर ये बी है और इधर कोई सेल या कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, तो ये सारे बी होंगे सेम वोल्टेज के। समझ गए आप? तो ये जो है बेटा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल में सेम क्या रहता है? वोल्टेज। करंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल हुए तो करंट भी इक्वल होगा, पर अगर इक्वल नहीं हुए तो करंट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि जो टोटल करंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, और यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट में टोटल करंट है I, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे वही लिख दिया कि V अपॉन R इक्विवेलेंट, I1 को लिख दिया V अपॉन R1, I2 को लिख दिया V अपॉन R2, I3 को लिख दिया V अपॉन R3 और I4 को लिख दिया V अपॉन R4। सारे V कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, है ना। और n तक जा रहा है तो n तक जोड़ दो, है ना। तो फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस, अगर n इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R अपॉन n। सही है ना, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड करंट होता है तो इसलिए हम करंट डिवाइडर रूल पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम दो रेजिस्टेंस लिए नीचे R1 R2 और एक सेल लगा दिया V, टोटल करंट आ रहा है I। तो बेटा V सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो आप ये बताओ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मैंने क्या करा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 का एलसीएम लेके लिख दिया, ऐसा उल्टा लिख दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और जो करंट होगा टोटल I हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है ना, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I हो गया V अपॉन R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। सही है। अब ये तो टोटल करंट हो गया। अब जो I1 होगा I1 होगा V अपॉन R1 और I2 होगा V अपॉन R2। तो I1 हो गया V अपॉन R1, क्योंकि V सेम है ना दोनों रेजिस्टेंस पे, वोल्टेज सेम है।
तो V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू I। तो V की वैल्यू रख दो और R1 से R1 कैंसिल, तो R2I अपॉन R1 प्लस R2 और I2 आ गया R1I अपॉन R1 प्लस R2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गौर करने की है वो ये है कि I1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, I1 इज प्रोपोर्शनल टू R2 इनफैक्ट सॉरी, और I2 इज प्रोपोर्शनल टू I1, I2 इज प्रोपोर्शनल टू R1। यानी पहले वाले रेजिस्टेंस का करंट पड़ोसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है और पड़ोसी रेजिस्टेंस का करंट पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाता हूँ एक एग्जांपल से। तो वो है ये, तो इस एग्जांपल में बच्चों फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो R और 3R के दो रेजिस्टेंसेस हैं और यहाँ पे हमें करंट निकालना है दोनों में और टोटल करंट हमें दिया हुआ है I। तो हमें जो I1 और I2 निकालने हैं ये एक्चुअली I के टर्म्स में निकालने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि रेशियो निकालो आप इसमें। ठीक है ना, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3। आप देख सकते हो, ऐड कर दो रेशियो को, रेशियो को ऐड कर दोगे तो 4 आएगा। टोटल करंट के 4 इक्वल पार्ट कर लो और एक पार्ट हो जाएगा I/4। अब मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस अगर लगे हैं तो जो किसी एक का करंट होगा वो दूसरे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो R में से करंट जा रहा होगा I1 वो 3R वाले के रेशियो के हिसाब से बटेगा। तो 3R का रेशियो 3 है तो उसे 3 पार्ट मिलेंगे, तो हो जाएगा 3I/4। और जो दूसरे वाले में से जा रहा होगा 3R में से जा रहा होगा वो R के प्रोपोर्शनल होगा और इसलिए उसमें एक पार्ट जाएगा, तो एक पार्ट हो जाएगा I/4। ठीक है, अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहले रेशियो निकालो। रेशियो आएगा 4/3। ऐड कर दो रेशियो को, रेशियो को ऐड करने पे आएगा 7। ठीक है, टोटल करंट के 7 इक्वल हिस्से कर लो, एक हिस्सा हो जाएगा 1 पार्ट हो जाएगा I, टोटल 7I है और रेशियो के उल्टे उसमें बांट दो, यानी 4R/3 में से जो करंट जा रहा होगा I1 है ना, और R में से जो करंट जा रहा होगा I2। तो I1 किसके प्रोपोर्शनल होगा? I1 प्रोपोर्शनल होगा रेशियो में R का जो पार्ट है वो 3 है, तो जो I1 होगा वो जाएगा 3 पार्ट यानी 3I, और जो I2 होगा वो जाएगा 4 पार्ट, तो यानी 4I। आप रेशियो से देखोगे, आप इससे नहीं देखोगे, समझ गए? अब इनको रेशियो से देखना है, रेशियो में जो पार्ट है उनके प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करना है। ठीक है, अब जो तीसरा पार्ट है इसमें टोटल करंट 36I है और ऊपर से जा रहा है I1, नीचे से जा रहा है I2। वर्बली इसको करेंगे कि रेशियो निकालेंगे। रेशियो आएगा 5:13। ऐड कर दो, ऐड करने पे आएगा 18। तो 36I टोटल करंट है, 1 पार्ट हो गया 36/18 यानी 2I, और ऊपर वाले में से जो करंट जाएगा I1 वो 13 पार्ट्स जाएंगे यानी 26I, और नीचे वाले में से जो करंट जाएगा I2 वो 5 पार्ट जाएंगे यानी 10I। ठीक है बच्चों, ये था करंट डिवाइडर रूल और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।